Hello students, I Abhay Kumar going to solve the problems of NCERT textbook of the chapter 5 Laws of Motion of class 11. In this part 1, I am going to solve the problems starting from question number 5.1 to question number 5.5. First of all, question number 5.1, which is give the magnitude and direction of the net forces acting on a drop of rain falling down with a constant speed. B. A cork of mass 10 gram floating on water. C. A kite skillfully held stationary in the sky. D. A car moving with with a constant velocity of 30 km per hour on a rough road. And E. A high speed electron in a space far from all gravitating objects and force of electric and magnetic fields. In this question, there are 5 parts: A, B, C, D, and E. First of all, I am going to solve part A of question 5.1. A drop of rain falling down with a constant speed. जब कोई रेन ड्रॉप कांस्टेंट स्पीड से ग्रेविटी के इफेक्ट में, गुरुत्व के प्रभाव में नीचे की ओर डाउनवर्ड मोशन में वर्टिकली डाउनवर्ड फॉल करेगा और स्पीड उसका कांस्टेंट है, तो देयर इज नो चेंज इन स्पीड, सो एक्सेलरेशन ऑफ द रेन ड्रॉप इज जीरो. Therefore, from Newton's second law of motion, force acting on the raindrop is mass into acceleration, F is equal to ma. So since acceleration is zero, so answer of part A of the question 5.1 is net force acting on the raindrop is zero. Because acceleration is zero, therefore force is zero. Net force acting on the raindrop falling down with constant speed, falling down with constant speed is zero, with constant speed is zero because acceleration of the raindrop is zero, because there is no change in speed of the raindrop. रेनड्रॉप का स्पीड कांस्टेंट है, नियत है, उसके स्पीड में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसलिए एक्सेलरेशन जीरो है. देयरफॉर फोर्स इज जीरो बिकॉज न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, F इक्वल टू मास ऑफ द रेनड्रॉप अगर स्मॉल m है और एक्सेलरेशन जीरो हो गया तो फोर्स इक्वल टू जीरो. यहाँ एक्सेलरेशन A इक्वल टू जीरो है क्योंकि कांस्टेंट स्पीड से रेनड्रॉप फॉल कर रही है. देयरफॉर नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द रेनड्रॉप इज जीरो. वर्षा की बूंद जो गुरुत्व के प्रभाव में नियत चाल से गिर रही है कांस्टेंट स्पीड से, तो उसका एक्सेलरेशन तुरंत जीरो होगा. इसलिए न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, बल इक्वल होगा द्रव्यमान गुने त्वरण जीरो है, ए जीरो है, इसलिए फोर्स जीरो हो गया. नाउ पार्ट बी of this question 5.1. A cork of mass 10 gram floating on water. एक कॉर्क है जिसका मास 10 ग्राम है और वाटर के सरफेस पर तैर रहा है, फ्लोट कर रहा है. That means weight of the cork is balanced by the upthrust force of water which acts opposite to the weight in the vertical upward direction. कॉर्क का वेट डाउनवर्ड काम करेगा और क्योंकि कॉर्क वाटर के सरफेस पर फ्लोट कर रहा है, तैर रहा है, इसलिए देयरफॉर फोर्स वेट ऑफ द कॉर्क इज बैलेंस्ड बाय द अपथ्रस्ट फोर्स ऑफ वाटर विच एक्टिंग ऑन द कॉर्क इन वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन. वाटर के द्वारा, पानी के द्वारा जो उत्प्लावक बल उस पर काम करेगा, अपथ्रस्ट फोर्स काम करेगा, वह कॉर्क के वेट को बैलेंस कर लिया. इसलिए कॉर्क वाटर के सरफेस पर तैर रहा है, तो
उस पर रिजल्टेंट फोर्स नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, क्योंकि जितना अपवर्ड फोर्स है अपथ्रस्ट फोर्स ड्यू टू वाटर और उसका वेट उसी को बैलेंस कर दिया, तो दोनों फोर्स मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं, डायरेक्शन में अपोजिट हैं, इसलिए नेट फोर्स जीरो होगा। तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द कॉर्क इज जीरो, तो बी का भी आंसर वही होगा, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द कॉर्क इज जीरो। नेट फोर्स ऑन द कॉर्क एक्टिंग ऑन द कॉर्क इज जीरो because its weight of the cork is balanced by the upthrust force of water. Net force on the cork is zero. Now comes to part C, third part. A kite skillfully held stationary in the sky. किसी पतंग को कुशलतापूर्वक आसमान में पतंग उड़ाया जा रहा है और उसे कुशलतापूर्वक स्थिर रखा गया है, वहाँ कुशलतापूर्वक उसको रोक के रखा गया है। तो उस स्थिति में पतंग रेस्ट में होगा, तो देयरफॉर रेस्ट में होने पर इसका मतलब है कि नेट फोर्स उस पर जीरो होगा। जब रेस्ट में है इसका मतलब रिजल्टेंट फोर्स उस पर होगा, वो जीरो होगा, क्योंकि उसको रेस्ट में रखा गया है कुशलतापूर्वक काइट को आसमान में, स्काई में। तो नेट फोर्स अगेन एक्टिंग ऑन द काइट इज जीरो। पार्टिकल रेस्ट में है तो उस पर कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगा उस सिचुएशन में, अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। जब तक फोर्स एक्ट नहीं करेगा तब तक वो अपने उसी स्टेट में रहेगा, रेस्ट के स्टेट में ही रहेगा। देयरफॉर नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द काइट इज जीरो। नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द काइट इज जीरो। नाउ इस पार्ट टी, ए कार मूविंग विथ ए कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर ऑन ए रफ रोड। कोई कार किसी रुखड़े सड़क पर 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, नियत वेग से गतिशील है, तो फिर यहाँ पर एक्सेलरेशन उसका जीरो होगा, क्योंकि वेलोसिटी कार का कांस्टेंट है, उसमें कोई चेंज वेलोसिटी में नहीं है। और जब वेलोसिटी कार की स्पीड में कोई चेंज नहीं होगा तो उस स्थिति में कार का त्वरण जीरो होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ वेलोसिटी। तो यहाँ पर कांस्टेंट वेलोसिटी है कार का, तो देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी, देयरफॉर एक्सेलरेशन इज जीरो। देन अगेन यूजिंग न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन जीरो है, इसलिए कार पर भी फोर्स क्या होगा, नेट फोर्स ऑन द कार इज जीरो विदाउट एक्सेलरेशन इज जीरो। तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन नेट फोर्स एक्टिंग ऑन कार इज जीरो। नेट फोर्स बिकॉज एक्सेलरेशन इज जीरो, नेट फोर्स एक्टिंग on the car moving with constant speed velocity which is 30 km per hour. The net force acting on the car moving with constant speed is zero because acceleration is zero, a is equal to zero. Therefore force is equal to mass into acceleration, m into a is zero, that is zero. Net force is zero. F इक्वल टू एम इंटू ए, एक्सेलरेशन जीरो हो गया, देयरफॉर फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, एम इंटू जीरो, एक्सेलरेशन इज जीरो, दैट इज फोर्स इज जीरो। एंड इन लास्ट पार्ट टी ऑफ क्वेश्चन 5.1, ए हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन इन स्पेस फार फ्रॉम ऑल ग्रेविटेटिंग ऑब्जेक्ट्स एंड फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। एक तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन है, फास्ट स्पीड से मूव कर रहा है स्पेस में, और सभी गुरुत्वीय वस्तुओं जो किसी दूसरी वस्तु को अट्रैक्ट कर सकता है, दूसरे कण को अट्रैक्ट कर सकता है, और इलेक्ट्रिक तथा मैग्नेटिक फील्ड्स के इफेक्ट से भी, विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्र प्रभाव क्षेत्रों से भी दूर है। तो वह इलेक्ट्रॉन स्पेस में हाई स्पीड से मूव कर रहा है और उस पर सभी ग्रेविटेशनल ऑब्जेक्ट से भी दूर है, तो कोई ग्रेविटेशनल फोर्स भी उस पर एक्ट नहीं करेगा, और फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड के भी प्रभाव से दूर है। तो उस पर रिजल्टेंट फोर्स, उस फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन पर रिजल्टेंट फोर्स जीरो होगा। तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन इज जीरो, तो आंसर इज जीरो। नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन इन स्पेस इज जीरो। आंसर इज नेट फोर्स एक्टिंग ऑन a fast moving electron in space is zero. Fast moving electron in space is zero. Space is zero.
Now question number 5.2, which is a pebble of mass 0.05 kg is thrown vertically upwards. Give the direction and magnitude of the net force on the pebble during its upward motion. Second part is B, during its downward motion, and in C, at the highest point where it is momentarily at rest. Do your answer change if the pebble was thrown at an angle of say 45 degree with the horizontal direction? Ignore the resistance. Resistance means air resistance. एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर करना है, उसको काउंट नहीं करना है, हवा के प्रतिरोध को नेगलेक्ट करना है. तो एक पेबल है. पेबल एक छोटा सा पत्थर का टुकड़ा हुआ, कंकड़, जिसका मास 0.05 kg है. स्मॉल m इक्वल टू 0.05 इसका मास दिया है. नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व इट. m इक्वल टू मास ऑफ द पेबल इज 0.05 kg स्मॉल m. इट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड. गिव द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट फोर्स ऑन द पेबल. अब उस पेबल पर क्रियाशील जो नेट फोर्स होगा, एक्ट करने वाला रिजल्टेंट फोर्स, उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बतलाना है. और इन फर्स्ट पार्ट स्मॉल एज ड्यूरिंग इट्स अपवर्ड मोशन, जब पेबल अपवर्ड मोशन है, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में उसको थ्रो किया गया है, उसका वेट डाउनवर्ड काम करेगा. देयरफॉर फोर्स एक्टिंग, चूँकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड ही काम करेगा. भले ही उस पेबल को ऊपर फेंका जाए, ऊपर की ओर थ्रो किया जाए, या उसको कुछ साइड से रिलीज किया जाए नीचे की ओर, वर्टिकल डाउनवर्ड मोशन में, वर्टिकली डाउनवर्ड, लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा डाउनवर्ड काम करता है. इसलिए वेट जो है उसका पेबल का डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा, जो कि नेट फोर्स पेबल का होगा वह डाउनवर्ड होगा. तो आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट इज ड्यूरिंग इट्स अपवर्ड मोशन force acting on the net force acting on the pebble is equal to its weight. Net force acting on the pebble during its upward vertical upward motion, during its vertical upward motion is weight is equal to its weight which acts in downward direction during its upward motion, and it is W is equal to, जो वेट होगा वही उसका नेट फोर्स उस पर एक्ट करेगा, mg स्मॉल m इंटू जी मास ऑफ द पेबल, और m इज 0.05 और g का वैल्यू 9.8 स्मॉल g. लेकिन फॉर कन्वीनियंस, सुविधा के लिए इसे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी लिया जा सकता है, जो कि टेक्स्ट बुक में भी इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है. तो आई एम टेकिंग इट 9.8, दैट इज 8 मल्टीप्लाइड बाई 5 44, 9 मल्टीप्लाइड बाई 5 45 प्लस 4 49, और 3 प्लेस पर डिसिमल है तो 0.490, दैट इज 0.49. ये न्यूटन हो गया, दैट इज नियरली इक्वल टू 0.5 न्यूटन. 0.49 दैट इज 0.5 न्यूटन नियरली. तो दिस इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द पेबल during its vertical upward motion. The magnitude of force is equal to its weight and its direction is vertically downward. मैग्नीट्यूड हो गया 0.49 न्यूटन फोर्स का, और डायरेक्शन हो गया वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन. डायरेक्शन फोर्स का, नेट फोर्स का, डायरेक्शन ऑफ द नेट फोर्स इज डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स इज वर्टिकली डाउनवर्ड. दिस इज आंसर इज वर्टिकली डाउनवर्ड. मैग्नीट्यूड 0.4549 न्यूटन, दैट इज नियरली इक्वल टू 0.5 न्यूटन, वर्टिकली डाउनवर्ड. इन पार्ट बी, सेकेंड पार्ट, ड्यूरिंग इस डाउनवर्ड मोशन. डाउनवर्ड मोशन हो या अपवर्ड मोशन हो, जी तो हमेशा डाउनवर्ड ही काम करता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसका डायरेक्शन डाउनवर्ड. तो यहाँ पर भी नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द पेबल इज अगेन इट्स वेट विच इज इक्वल टू mg, that is 0.05 into 9.8, that is again 0.49 न्यूटन इन वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन. तो मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स हो गया, नेट फोर्स मैग्नीट्यूड हो गया उतना ही, इस वेट इक्वल टू इट्स वेट, दैट इज जितना पार्ट ए में निकाले हैं 0.49 न्यूटन,
एंड डायरेक्शन हो गया वर्टिकली, इन वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन, वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन, दैट इज वर्टिकली डाउनवर्ड, इन वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन, और वर्टिकली डाउनवर्ड in vertical. And now see, at the highest point where it is momentarily at rest, अब हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर के कुछ क्षण के लिए पेबल रुक जाएगा, लेकिन उसका वेट फिर से उतना ही वेट थे, उस पर जो फोर्स काम करेगा नेट फोर्स, वह डाउनवर्ड ही काम करेगा, जो कि उसके वेट के इक्वल होगा। तो इसमें भी आंसर वही होगा, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द पेबल एट द हाईएस्ट पॉइंट, जहाँ उच्चतम ऊंचाई है, जहाँ अधिकतम ऊंचाई है, उसके और ऊपर नहीं जाएगा, तो वहाँ कुछ क्षण के लिए रुकेगा, तो उस स्थिति में भी उसका वेट काम करेगा डाउनवर्ड। तो नेट फोर्स वहाँ भी होगा वर्टिकली डाउनवर्ड, मैग्नीट्यूड उतना ही होगा, नेट फोर्स इक्वल्स टू 0.49 न्यूटन, और डायरेक्शन होगा वर्टिकली डाउनवर्ड, वर्टिकली इन वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन, दैट इज वर्टिकली डाउनवर्ड। और इसका सेकेंड पार्ट में है, डू योर आंसर चेंज इफ द पेबल वाज थ्रोन एट एन एंगल ऑफ से 45 डिग्री विद द हॉरिजेंटल डायरेक्शन। अगर हॉरिजेंटल डायरेक्शन से पेबल को 45 डिग्री के एंगल पर थ्रो किया गया, तो क्या उसमें पहले के आंसर में कोई चेंज होगा? तो फिर भी 45 डिग्री पर भी अगर उसको थ्रो किया जाएगा, तो पर भी वह मैक्सिमम हाइट अटेन करेगा, जहाँ पर कि मोमेंटरली रेस्ट में होगा, लेकिन उस पर वेलोसिटी का हॉरिजेंटल कंपोनेंट भी एक्ट करेगा, इसलिए वह उस हॉरिजेंटल कंपोनेंट के कारण, वेलोसिटी के हॉरिजेंटल कंपोनेंट के कारण मैक्सिमम हाइट पर भी वह पेबल मोशन करेगा, और चूँकि हॉरिजेंटल कंपोनेंट वेलोसिटी कांस्टेंट होता है, इसलिए वहाँ पर भी 45 डिग्री एंगल पर भी हॉरिजेंटल से जब प्रोजेक्ट करेंगे पेबल को, तो उस पर भी मैक्सिमम हाइट पर उसका जो नेट फोर्स होगा वह डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही काम करेगा, जो कि उसके वेट के इक्वल होगा। तो 45 डिग्री से भी अगर हॉरिजेंटल से उसको पेबल को थ्रो किया जाएगा, ऊपर की ओर थ्रो किया जाएगा, तो पर भी चूँकि हॉरिजेंटल कंपोनेंट वेलोसिटी कांस्टेंट होता है, उस पर किसी फोर्स का इफेक्ट नहीं होगा, उस फोर्स पर ग्रेविटी का भी इफेक्ट नहीं होता है हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी पर, तो इसलिए आंसर में कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन उसका वेट जो होगा हमेशा वहाँ पर भी, उस सिचुएशन में भी हाईएस्ट पॉइंट पर मैक्सिमम हाइट पर डाउनवर्ड ही काम करेगा। तो आंसर में कोई चेंज नहीं होगा, तो सेकेंड पार्ट का आंसर होगा नो, देयर इज नो चेंज इन द आंसर। Now question number 5.3, which is give the magnitude and direction of the net force acting on a stone of mass 0.1 kg. A, just after it is dropped from the window of a stationary train. B, just after it is dropped from the window of a train running at a constant velocity of 36 km per hour. In C, just after it is dropped from the window of a train accelerating with 1 meter per second square acceleration. And D, lying on the floor of a train which is accelerating with 1 meter per second square, the stone being at rest relative to the train, neglect the resistance throughout. इस प्रॉब्लम में एक स्टोन है जिसका मास 0.1 kg है, दैट इज m इक्वल टू 0.1 kg, दैट इज मास ऑफ द स्टोन। और उसे फर्स्ट केस में एक स्टेशनरी ट्रेन के एक ट्रेन रुकी हुई है, और उसके विंडो से उसे बाहर फेंका जाता है, जस्ट आफ्टर इट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द विंडो ऑफ ए स्टेशनरी ट्रेन। ट्रेन रुकी हुई है, तो उस ट्रेन से के विंडो से उसे गिराया जाता है, तो नीचे की ओर गिराने पर उसका वेट एक्ट करेगा, तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द stone in this case when train is stationary and the stone is dropped from its window, then net force acting on the stone is its weight, equal to its weight. Net force acting, उस स्टोन पर जो नेट फोर्स एक्ट करेगा उसके वेट के इक्वल होगा, उसके भार के इक्वल होगा, जो कि डाउनवर्ड होगा, एक्टिंग ऑन द स्टोन। जब ट्रेन रुकी हुई है और उसकी खिड़की से
पत्थर को गिराया जाता है, पत्थर के टुकड़े को गिराया जाता है, तो उस पर नेट फोर्स पत्थर के स्टोन पीस पर जो एक्ट करेगा उसका वेट होगा। एक्टिंग ऑन द स्टोन इज इट्स वेट इज इक्वल टू वेट ऑफ द स्टोन दैट इज mg, m इंटू जी, और m इज 0.1 kg मास इंटू 9.8। 10 भी लिया जा सकता है, लेकिन मैंने 9.8 लिया है स्टैंडर्ड वैल्यू इसका। दैट इज 0 पॉइंट, ये हो गया 0.98, 2 प्लेस पर डिसमल हो गया, 0.98 न्यूटन। ये वेट काम करेगा वर्टिकली डाउनवर्ड। नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द स्टोन, मैग्नीट्यूड हो गया 0.89 और डायरेक्शन हो गया वर्टिकली डाउनवर्ड। ये वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन हो गया, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, और मैग्नीट्यूड हो गया 0.98 न्यूटन नेट फोर्स। नाउ इन बी इज जस्ट आफ्टर इट इज ड्रॉप फ्रॉम द विंडो ऑफ ए ट्रेन रनिंग एट ए कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पर ट्रेन कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, 36 किलोमीटर पर आवर उसका स्पीड है, तो इसलिए वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, तो कोई फोर्स ट्रेन पर एक्ट नहीं करेगा। ट्रेन द्वारा कोई फोर्स उस ट्रेन के मोशन के कारण कोई फोर्स उस स्टोन पर एक्ट नहीं करेगा, जिसके कारण केवल उसका जो वेट होगा उस विंडो से जब स्टोन को गिराया जाएगा तो उसका वेट ही उस पर नेट फोर्स होगा। तो नेट फोर्स इन केस बी, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द स्टोन इज again equal to its weight, which is 0.98 Newton because mass is 0.1 kg. Net force acting on the stone again is equal to its weight. इसके वेट के बराबर होगा जैसे कि पहले केस में था। इसमें अंतर है कि ट्रेन उसमें रुकी हुई थी फर्स्ट केस में, इसमें यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मोशन में है। तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द स्टोन इज 0.98 न्यूटन एंड डायरेक्शन इज वर्टिकली डाउनवर्ड। ये वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, इन वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन, वर्टिकली डाउनवर्ड अगेन। नाउ इन सी, जस्ट आफ्टर इट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द विंडो ऑफ ए ट्रेन एक्सलेटिंग विथ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पर स्टोन को थर्ड केस में, दैट इज पार्ट सी में, उस स्थिति में, उस पोजीशन में गिराया गया है। उस सिचुएशन में जब विंडो, ये ट्रेन की खिड़की से, ट्रेन के विंडो से जब ट्रेन में एक्सेलरेशन है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, तो ट्रेन में जब एक्सेलरेशन है तो उसके कारण जो है फोर्स एक्ट करेगा उस पर, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी कुछ फोर्स एक्ट करेगा जो कि 0.1 इंटू 1 दैट इज 0.1 न्यूटन का फोर्स होगा, एडिशनल फोर्स एक्ट करेगा। लेकिन चूँकि उसे ड्रॉप किया गया है इसलिए यह फोर्स मैंने कंटिन्यू नहीं, ये फोर्स नो लॉन्गर, दिस फोर्स विल नो लॉन्गर एक्ट ऑन द स्टोन, एंड फाइनली नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द स्टोन will be equal to its weight alone. So in this case also net force acting on the stone, यहाँ ट्रेन एक्सेलरेशन में है तो उसके कारण उस पर फोर्स जो काम करेगा स्टोन पर एक एडिशनल फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्ट करेगा। लेकिन क्योंकि बॉडी को ड्रॉप किया गया है नीचे तो इसलिए उस पर अल्टीमेटली वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही नेट फोर्स एक्ट करेगा। वह 0.1 न्यूटन का जो एडिशनल फोर्स है वह उस पर इफेक्टिव नहीं होगा। तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द स्टोन इज इक्वल टू इट्स वेट के कारण ही फोर्स काम करेगा जो कि 0.98 न्यूटन भी होगा, और डायरेक्शन इसका भी वर्टिकली डाउनवर्ड होगा, इन वर्टिकली डाउनवर्ड ये एक्ट करेगा। और इन द फाइनल केस नाउ in D, that is in part D, in fourth part, that is D, the stone is lying on the floor of a train which is accelerating with 1 meter per second square, the stone being at rest relative to the train. ट्रेन के रिस्पेक्ट में ट्रेन के रिलेटिव स्टोन रेस्ट में है, हालांकि ट्रेन के साथ वह मूव कर रहा है, स्टोन ट्रेन के साथ साथ मूव भी कर रहा है, लेकिन द ट्रेन बीइंग एट रेस्ट रिलेटिव टू the stone being at rest relative to the train neglect the resistance throughout. एयर का रेजिस्टेंस का मतलब है एयर का रेजिस्टेंस यहाँ नेगलेक्ट करना है। तो उस सिचुएशन में चूँकि स्टोन ट्रेन के सरफेस पर फ्लोर पर रखी हुई है
और ट्रेन एक्सलेट कर रहा है 1 मीटर, ट्रेन कर रही है एक्सलेट 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सलेशन से। तो उस सिचुएशन में चूँकि फ्लोर पर स्टोन रखा हुआ है, इसलिए उसका वेट डाउनवर्ड काम करेगा सरफेस से होकर के, और सरफेस का रिएक्शन भी अपवर्ड काम करेगा। तो उस सिचुएशन से, और चूँकि वह रेस्ट में है स्टोन, तो रिलेटिव टू द ट्रेन, तो इसका मतलब है कि उस पर जो वर्टिकल डायरेक्शन में जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वह जीरो हो जाएगा, क्योंकि वेट डाउनवर्ड काम करेगा सरफेस से होकर के स्टोन का, और नॉर्मल रिएक्शन जो होगा सरफेस का अपवर्ड काम करेगा। तो नॉर्मल रिएक्शन उसके वेट को बैलेंस कर देगा, इसलिए वर्टिकल डायरेक्शन में तो कोई फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो जाएगा। लेकिन चूंकि ट्रेन एक्सेलेरेशन में है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, तो उसके कारण उस पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्टोन पर फोर्स काम करेगा according to Newton's second law of motion, which is F equal to m into a. The mass of the stone is since 0.1 kg, and acceleration of the stone is acceleration of the train is 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ट्रेन के साथ साथ स्टोन भी उसके साथ मोशन में है, हालांकि उसके सरफेस पर, ट्रेन के सरफेस पर वह रेस्ट में है। तो इसके कारण जो वर्टिकल डायरेक्शन में रिजल्टेंट फोर्स एक्ट करेगा वह जीरो हो जाएगा। तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द स्टोन केवल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा, F इक्वल टू m इंटू ए, और m इज 1 kg, 0.1 kg, एक्सेलेरेशन इज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, that is 0.1 Newton. But in horizontal direction, this force will act on the stone in the horizontal direction. Direction of the force is horizontal. Vertical direction में force, net force जीरो हो गया। Direction of the force, net force in horizontal direction, in the horizontal direction. Now question number 5.4, which is one end of a string of length L is connected to a small peg on a smooth horizontal table. If the particle moves in a circle with a speed v, the net force on the particle directed towards the center is. There are four options. Number 1, T, capital T, which is tension in the string. Number 2, T minus mv square by L. Number 3, T plus mv square by L. And number 4, 0. एक स्ट्रिंग है जिसका लेंथ, एक डोरी है, उसकी लंबाई L है, और उसके एक इंड को एक छोटा सा पेग खूंटी है टेबल पर लगी हुई, कील है, उससे टाइट कर दिया गया है, कनेक्ट कर दिया गया है स्ट्रिंग के एक इंड को पेग से, छोटा सा पेग है, खूंटी कील है टेबल पर लगी हुई, और दूसरे इंड को से एक मास को अटैच किया गया है, अटैच किया गया है, और उस मास को भी स्पीड से रोटेट कराया जा रहा है सर्किल में। तो कितना नेट फोर्स वह पार्टिकल जिसका मास स्मॉल m है वह एक्सपीरियंस करेगा टुवार्ड्स द सेंटर, वह उस सर्किल के सेंटर की ओर जो नेट फोर्स एक्सपीरियंस करेगा पार्टिकल जिसका मास स्मॉल m है, तो वह कितना होगा। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला है टेंशन T, कैपिटल T, विच इज टेंशन इन द स्ट्रिंग, डोरी में उत्पन्न तनाव। सेकेंड इज T माइनस एम बी स्क्वायर बाई एल। थर्ड इज T प्लस एम बी स्क्वायर बाई एल, एंड 4 इज 0। एम बी स्क्वायर बाई एल इज द सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन द मास विच इज कनेक्टेड टू वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग एंड रोटेटेड इन ए सर्किल ऑफ रेडियस इक्वल टू लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, दैट इज एल। डोरी की जो लंबाई है स्ट्रिंग का वही सर्किल का रेडियस हो जाएगा। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा, आंसर करेक्ट, इसमें ऑल जो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं इसमें, इसका सही आंसर होगा 1, विच इज टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो करेक्ट आंसर इज 1, दैट इज टेंशन। ये टेंशन है, T मीन्स टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन इन द स्ट्रिंग। और यही टेंशन इन द स्ट्रिंग जो होगा वह सेंटर की तरफ एक्ट करेगा उस मास m पर, जो रिजल्टेंट फोर्स होगा, जो कि उसे सर्किल पर घूमने के लिए, रोटेट करने के लिए उस मास को, पार्टिकल को जिसका मास स्मॉल m है, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। तो करेक्ट आंसर इज टेंशन इन द स्ट्रिंग, T कैपिटल T, ये करेक्ट आंसर है इसका।
तो नंबर 1 इसका सही ऑप्शन, ये जो नंबर 1 ऑप्शन है वह सही आंसर है इसका, करेक्ट आंसर। टेंशन इन द स्ट्रिंग T, that is T, tension in the string. On this tension provides tension in the string which acts towards the center of the circle in which particle of mass m, which the particle of mass m is rotating. Tension in the string. और ये टेंशन सेंटर की तरफ एक्ट करेगा। टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन इन द स्ट्रिंग which acts towards the center of the circle, which acts towards the center of the center of the circle, provides centripetal force, to the particle. सही आंसर तो हो गया, ये केवल 1 लिखना है, केवल 1 ऑब्जेक्टिव टाइप का ये क्वेश्चन है, लेकिन इसको मैंने थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया। यही टेंशन प्रोवाइड करेगा उस पार्टिकल को सर्किल पर सर्कुलेट करने के लिए, सेंटीपिटल फोर्स, और डेट सेंटीपिटल फोर्स हो जाएगा mv स्क्वायर अपॉन L टू द पार्टिकल टू मूव इन द सर्किल टू द पार्टिकल। दैट इज, यहाँ पर टेंशन जो होगा वो इक्वल हो जाएगा mv स्क्वायर बाई L के। और इसका फिगर भी स्केच कर दूं। यह स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग का एक एंड को मेज पर लगे पेग से, उसमें मेज पर कील लगी हुई है खूंटी, उससे कनेक्ट कर दिया गया है। एल लेंथ का स्ट्रिंग है, यही इसका रेडियस के इक्वल हो जाएगा सर्किल का, और यहाँ से मास एम को अटैच करके इसे रोटेट कराया जा रहा है सर्किल में, ये सर्किल में रोटेट कराया जा रहा है सर्किल में। तो ये टेंशन काम ऐड करेगा इधर सेंटर की तरफ, और यही टेंशन प्रोवाइड करेगा इसको सेंटीपिटल फोर्स इस पार्टिकल पर mv स्क्वायर बाई R। और स्पीड है इस पार्टिकल का सर्किल के पर टेंजेंशियल डायरेक्शन में v स्पीड से रोटेट कराया जा रहा है। यही सर्किल हो गया जिसमें कि पार्टिकल रोटेट कर रहा है स्पीड v से सर्किल के सरकमफ्रेंस पर, और टेंशन काम करेगा स्ट्रिंग में सेंटर की तरफ, और यही सेंटर प्रोवाइड ये प्रोवाइड करेगा इसे पार्टिकल एम को, जो इससे स्ट्रिंग से अटैच है, एक एंड से अटैच है, और स्ट्रिंग का जो लेंथ है वह स्मॉल एल है, तो सेंटीमीटर पर प्रोवाइड करेगा यह टेंशन mv स्क्वायर बाई L, दैट इज T इक्वल टू mv स्क्वायर बाई L। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1, दैट इज टेंशन इन द स्ट्रिंग। Now problem number 5.5, which is the last problem of this part as well. The problem is a constant retarding force of 50 Newton is applied to a body of mass 20 kg moving initially with a speed of 15 meter per second. How long does the body take to stop? एक कांस्टेंट रिटार्डिंग फोर्स है, एक नियत मंदक बल है जो कि बॉडी के मोशन को अवमंदित कर रहा है, उसे रोक रहा है, और वह रिटार्डिंग फोर्स का वैल्यू है मैग्नीट्यूड 50 न्यूटन है। और एक बॉडी है जिसका मास 20 kg, जो कि इनिशियल स्पीड 15 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रहा है, तो उस पर फोर्स 15 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करके, कांस्टेंट फोर्स अप्लाई करके उसे उसकी गति को कम किया जा रहा है, कम करके फाइनली वह रुक जाएगा। तो कांस्टेंट रिटार्डिंग फोर्स का जो वैल्यू है 50 न्यूटन है, और बॉडी का मास m इक्वल टू 20 kg, और इनिशियल स्पीड ऑफ द बॉडी 15 मीटर पर सेकेंड। हाउ लॉन्ग डज द बॉडी टेक टू स्टॉप? तो उस रिटार्डिंग फोर्स के द्वारा वह लगाया ही गया है उसे रोकने के लिए बॉडी को, तो कितने समय के बाद, मतलब रिटार्डिंग फोर्स अप्लाई करने के कितने समय के बाद वह बॉडी रुक जाएगी, ये मालूम करना है, समय निकालना है। तो जिसमें हम इक्वेशन ऑफ रेक्टिलिनियर मोशन, एक्सीलरेटेड मोशन का यूज करेंगे। हालांकि यहाँ रिटार्डेशन है, लेकिन उसका भी सिंबल यही होता है, स्मॉल ए, लेकिन विथ नेगेटिव साइन। नाउ इट्स सॉल्यूशन। मास ऑफ द बॉडी इज m इक्वल टू कैपिटल M इक्वल टू 20 kg,
इनिशियल स्पीड जिसका सिंबल स्मॉल यू, इनिशियल स्पीड ऑफ द बॉडी इज 15 मीटर पर सेकेंड, इनिशियली 15 मीटर पर सेकेंड, जिससे कि बॉडी मोशन कर रहा है। और रिटार्डिंग फोर्स जो है कैपिटल एफ, रिटार्डिंग फोर्स है, इसलिए यहाँ पर माइनस साइन, यहाँ पर माइनस साइन रिटार्डेशन को बतला रहा है। फोर्स रिटार्डिंग है, बॉडी के मोशन को रिटार्ड कर रहा है, उसे रोक रहा है उसको, और अल्टीमेटली बॉडी स्टॉप कर जाएगा इसके कारण। तो कितने समय के बाद कर जाएगा अप्लाई होने के बाद, ये फोर्स अप्लाई हुआ -15 न्यूटन का, माइनस चूँकि रिटार्डेशन है इसलिए, रिटार्डिंग फोर्स है इसलिए दिया गया है। तो टाइम मालूम करना है कितने समय के बाद ये बॉडी रुक जाएगी। तो नाउ यूजिंग न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट रिटार्डेशन, जिसका भी सिंबल यही होता है, लेकिन माइनस साइन उसमें होगा। एक्सेलरेशन का भी ये होता है, लेकिन वहाँ पर वेलोसिटी में इंक्रीज होता है, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ वेलोसिटी, और रिटार्डेशन रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ वेलोसिटी इज रिटार्डेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ए हम मालूम कर लेते हैं एक्सेलरेशन यूजिंग न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से। ए इजकल टू एफ इजकल टू एम ए, देयरफॉर ए इजकल टू एफ बाई एम, फोर्स अपॉन मास, एंड फोर्स हेयर इज -15 न्यूटन, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स 50 न्यूटन है, माइनस दिया गया है रिटार्डिंग फोर्स के कारण, और मास इज 20, दैट इज 0 से 0 कैंसिल हो गया, और -2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये रिटार्डेशन हो गया। -5/2 दैट इज -2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दिस इज रिटार्डेशन। नेगेटिव साइन सोज रिटार्डेशन ऑफ द बॉडी, रिटार्डेशन ऑफ द बॉडी। नाउ यूजिंग वी हैव टू कैलकुलेट टाइम, कितने समय के बाद रिटार्डिंग फोर्स अप्लाई करने के कितने समय के बाद वह बॉडी रुक जाएगी। तो नाउ यूजिंग द इक्वेशन ऑफ रेक्टिलिनियर मोशन, दैट इज एक्सेलरेटेड मोशन का इक्वेशन है, लेकिन यहाँ रिटार्डेशन है तो वहाँ माइनस साइन ए का यूज किया जाएगा। तो द इक्वेशन इज v इजकल टू, चूँकि फाइनल वेलोसिटी 0 होगा, यहाँ इनिशियल वेलोसिटी तो यू है, लेकिन फोर्स अप्लाई करने के बाद बॉडी रुक जाएगी, इसलिए फाइनल वेलोसिटी v इजकल टू 0, फाइनल वेलोसिटी का सिंबल v। तो v इजकल टू यू प्लस ए इंटू टी, v 0 है, u इजकल टू 15 प्लस ए इजकल टू -2.5 मल्टीप्लाइड बाई टी, दैट इज 15 प्लस माइनस 2.5 इंटू टी, देयरफॉर, और अब साइज चेंज कर देंगे, -2.5 टी है, LHS में लाकर उसे प्लस 2.5 टी इन LHS इजकल टू 15, देयरफॉर टी इजकल टू टाइम टेकन बाई बॉडी in which it comes to rest is t is equal to 15 upon 2.5, that is 150 upon 25, 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ 2.5 है इसलिए, और ये 6 टाइम 25 मल्टीप्लाइड बाई 6 150, देयरफॉर टाइम in which the body will come to rest is 6 सेकेंड आंसर। वह टाइम 6 सेकेंड होगा जिसमें कि रिटार्डिंग फोर्स अप्लाई करने के बाद बॉडी रुक जाएगी 6 सेकेंड के बाद। तो यही इसका सॉल्यूशन है इस प्रॉब्लम का, और इसी के साथ ये पार्ट समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।